कहानी की शुरुआत में हमें साउथ कोरिया की एक भयानक रात दिखाई जाती है। ज़ॉम्बी वायरस तब पूरे देश को निगल रहा है। फिल्म का मेन कैरेक्टर जोंग सॉक एक मिलिट्री ऑफिसर है जो अपनी बहन, भांजे और जीजा चुलमिन को लेकर गाड़ी से इंचियोन पोर्ट की तरफ भाग रहा है, क्योंकि वहां से एक शिप रिफ्यूजीज को लेकर होंगकोंग जाने वाली है और यही उनके बचने का इकलौता मौका है। रास्ते में वे देखते हैं कि एक खराब गाड़ी के पास एक कपल खड़ा है। उनके पास एक छोटा बच्चा है। वह महिला रोते हुए जोंग सोक की गाड़ी के सामने आकर हाथ जोड़ती है और कहती है कि हमें ले जाने की जरूरत नहीं, बस इस बच्चे को बचा लीजिए। लेकिन जोंग सोक अपने परिवार के बारे में सोचकर गाड़ी नहीं रोकता और अपनी जान बचाने के लिए सीधा निकल जाता है। हालांकि उसका यही एक फैसला उसके सीने में जिंदगी भर के लिए एक जहरीली गिल्ट भर देता है। इसके बाद वे किसी तरह पोर्ट पहुंचकर शिप पर चढ़ जाते हैं। सबको लगता है कि वे बच गए हैं, लेकिन शिप के निचले हिस्से में रिफ्यूजीज के बीच पहले से ही एक इन्फेक्टेड इंसान था। अचानक वह ज़ॉम्बी बनकर आसपास के लोगों को काटने लगता है। जोंग सोक का छोटा भांजे भी उसी केबिन में है, जिसकी वजह से एक ज़ॉम्बी सीधे उस बच्चे पर अटैक कर देता है। अपनी आंखों के सामने बेटे को ज़ॉम्बी बनते देख जोंग सोक की बहन पूरी तरह टूट जाती है, लेकिन वह किसी भी हाल में अपने बेटे को छोड़कर जाने को तैयार नहीं होती। वह कहती है कि चाहे वह ज़ॉम्बी बन गया हो, पर वह मेरा बच्चा है और मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। हालात के आगे मजबूर होकर जोंग सोक को अपनी बहन और भांजे को उसी कमरे में बंद करना पड़ता है। कुछ देर पहले जो बहन उसके साथ बैठी थी उसे अपने हाथों से मौत के मुंह में छोड़ना पड़ता है, जिससे जोंग सोक अंदर से एकदम खाली हो जाता है। खैर, इसी तरह लगभग 4 साल बीत जाते हैं। जोंग सोक अब होंगकोंग में एक रिफ्यूजी है। न कोई सम्मान है, न रहने की अच्छी जगह। वह अपने जीजा चुलमिन के साथ मिलकर छोटे मोटे काम करके किसी तरह दिन काट रहा है। ठीक तभी होंगकोंग का एक गैंगस्टर गैंग उनसे कांटेक्ट करता है। वे जोंग सोक को एक अजीब ऑफर देते हैं। साउथ कोरिया के इंचियोन पोर्ट पर एक ट्रक में लाखों अमेरिकन डॉलर्स पड़े हुए हैं। ज़ॉम्बीज के लिए पैसों की कोई कीमत नहीं है, लेकिन होंगकोंग के लिए अगर वे वह पैसा ले आएं तो रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। इस काम के लिए उनके पास सिर्फ 3 दिन का समय है। पैसों का लालच और इस मुश्किल जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए जोंग सोक तुरंत मान जाता है और इस तरह वह फिर से उस शापित देश में वापस जाने का फैसला करता है। अगले सीन में अंधेरी रात में एक छोटी नाव के जरिए जोंग सोक और चुलमिन दोनों इंचियोन पोर्ट पहुंचते हैं। 4 साल बाद अपने देश में कदम रखते ही जोंग सोक को एहसास होता है कि कभी चमकता धमकता यह शहर अब सचमुच एक कब्रिस्तान बन चुका है। चारों तरफ सन्नाटा, टूटे हुए जहाज और कंकाल पड़े हैं। गैंगस्टर्स ने उनके पास 2 सैटेलाइट फोन और हथियार देकर भेजा है। साथ ही उन्होंने साफ कह दिया है कि ज़ॉम्बीज को रात में ठीक से दिखाई नहीं देता, लेकिन उनकी सुनने की शक्ति बहुत तेज है, इसलिए जरा सी आवाज होते ही हजारों ज़ॉम्बी टिड्डियों की तरह टूट पड़ेंगे। इसी तरह अंधेरे शहर के बीच से वे बड़ी सावधानी से आगे बढ़ रहे थे। तभी जोंग सॉक एक भयानक नजारा देखता है। एक विशाल कांच की बिल्डिंग के अंदर हजारों ज़ॉम्बीज फंसे हुए हैं जो बाहर निकलने के लिए तड़प रहे हैं। यह देखकर जोंग सोक की रूह कांप जाती है। उसे समझ आता है कि इन 4 सालों में यहाँ के हालात कितने खौफनाक हो चुके हैं, लेकिन याद रहे यही कांच की बिल्डिंग आगे चलकर उनकी जान बचाने का सबसे बड़ा हथियार बनेगी, और वह कैसे, इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। खैर, आखिर में वे उस जगह पहुंच जाते हैं जिसकी उन्हें तलाश थी। ट्रक का पिछला दरवाजा खोलते ही अंदर करोड़ों रुपए के बंडल देखकर सब खुशी से पागल हो जाते हैं, लेकिन असली मुसीबत तो अब शुरू होने वाली है। जोंग सोक नोटिस करता है कि ड्राइविंग सीट पर एक ज़ॉम्बी बैठा है। उसे लगता है कि शायद वह मर चुका है, लेकिन जैसे ही वह उसे हटाने की कोशिश करता है, जो भी जिंदा होकर उसे काटने दौड़ता है। खुद को बचाने के लिए जोंग सोक उसे गोली मार देता है, पर छीना झपट्टी के दौरान गलती से ट्रक का हॉर्न बज जाता है। पल भर में चारों तरफ से ज़ॉम्बीज भागते हुए आने लगते हैं। जोंग सोक किसी तरह ट्रक स्टार्ट करता है, जबकि चुलमिन दूसरी गाड़ी में निकल जाता है। दोनों पोर्ट से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तभी अचानक अंधेरे आसमान में फ्लेयर गन की रोशनी चमकती है। कोई दूर से जानबूझकर ज़ॉम्बीज को उनकी तरफ गाइड कर रहा है। उस रोशनी को देखकर हजारों ज़ॉम्बी पागलों की तरह उनका पीछा करने लगते हैं। भागते समय टक्कर लगने से चुलमिन की गाड़ी चकनाचूर हो जाती है और जोंग सोक भी ट्रक से बाहर गिर पड़ता है। चारों तरफ अब सिर्फ ज़ॉम्बीज की चीखें और खून की प्यास है। जोंग सोक अकेला लड़ते लड़ते जब हार मानने ही वाला होता है, तभी ज़ॉम्बीज को कुचलते हुए एक छोटी गाड़ी सीधे उसके सामने आकर रुकती है। अंदर से एक छोटी बच्ची चिल्लाकर कहती है, जल्दी अंदर आओ। यह देखकर जोंग सोक दंग रह जाता है। वह किसी तरह उस गाड़ी में बैठकर अपनी जान बचाता है। दरअसल यह गाड़ी जूनी नाम की एक लड़की चला रही थी और उसके पास उसकी छोटी बहन यूजिन बैठी थी। अब अगर आप सोच रहे हैं कि इतनी छोटी बच्ची गाड़ी कैसे चला रही है, तो उसकी ड्राइविंग देखकर आपका सिर चकरा जाएगा। बिल्कुल एक प्रोफेशनल रेसर की तरह वह ज़ॉम्बीज की भीड़ के बीच से सांप की तरह लहरियां काटते हुए गाड़ी निकाल ले जाती है। ज़ॉम्बीज जब गाड़ी के ऊपर झपटने लगते हैं तो जूनी उन्हें सड़क की दीवारों से रगड़कर कुचल देती है। मतलब समझ रहे हो भाई, ये लड़की किस लेवल की ड्राइवर है। ये शायद बोलकर समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब सामने हजारों ज़ॉम्बीज की भीड़ देखकर वे लगभग फंसने ही वाले होते हैं। ठीक तभी छोटी यूजिन अपना जादू
जादुई पिटारा निकालती है, एक रिमोट कंट्रोल खिलौना गाड़ी जिसमें तेज लाइट और जोरदार सायरन लगा है। जैसे ही वह उस खिलौना गाड़ी को दूसरी तरफ छोड़ती है, सारे ज़ॉम्बीज उसकी आवाज के पीछे भागने लगते हैं। इससे पूरा रास्ता साफ हो जाता है और जूनी वहां से गाड़ी निकाल लेती है। इसके बाद वे एक टूटी फूटी पुरानी बिल्डिंग में पनाह लेते हैं। वहां जोंग सोक की मुलाकात उन लड़कियों के दादाजी से होती है। दादाजी थोड़े अलग किस्म के इंसान हैं और मानसिक रूप से थोड़े बीमार से लगते हैं। वे हर वक्त एक टूटे हुए रेडियो के साथ बैठे रहते हैं और ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे वे अमेरिका के बड़े जनरल्स के साथ कांटेक्ट में हों। दादाजी को पक्का भरोसा है कि अमेरिकन बहुत जल्द हेलीकॉप्टर लेकर उन्हें बचाने आएंगे। तभी कमरे में उनकी माँ मिनजुंग आती है और उसे देखते ही जोंग सोक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। यह वही महिला है जो 4 साल पहले उसकी गाड़ी के सामने हाथ जोड़कर खड़ी, सिर्फ अपने बच्चे की जान बचाने के लिए। और जोंग सोक उस दिन उन्हें वहीं छोड़कर चला गया था। किस्मत का खेल देखो, आज उसी इंसान के पास उसे पनाह लेनी पड़ रही है। मिनजुंग जानना चाहती है कि जोंग सोक इस नर्क में कहां से आया है। जोंग सोक सब सच बता देता है कि वह हांगकांग से आया है और अगर वे पोर्ट पर खड़ी उस पैसों से भरी ट्रक को ले आएं तो वे सब इस देश से आजाद हो सकते हैं। हांगकांग जाने का मौका सुनकर मिनजुंग अपने बच्चों की खातिर फिर से जीने के सपने देखने लगती है। खैर, इधर जहां जोंग सोक ने मिनजुंग के पास शरण ली है, वहीं उसके जीजा चुलमिन की हालत बहुत खराब। आपको याद होगा, चुलमिन उसी पैसों वाले ट्रक के अंदर था। वह ट्रक अब यूनिट 631 नाम के एक सैनिक दस्ते के हाथ लग गया है। ये सैनिक खुद ज़ॉम्बीज से भी ज्यादा खतरनाक और दरिंदे हैं। यहाँ हम देखते हैं कि चुलमिन को पकड़कर वे उसके शरीर पर 61 नंबर लिख देते हैं और उसे एक अंधेरी कोठरी में बंद कर देते हैं। वहाँ उसके जैसे और भी कई लोग हैं जिन्हें ये सैनिक सिर्फ खाना बुलाते हैं। दरअसल ये यूनिट 631 एक अजीब और खौफनाक मौत का खेल खेलती है। खेल का नियम ये है कि एक बड़े पिंजरे में इन कैदियों को छोड़ दिया जाता है और साथ में भूखे ज़ॉम्बीज का झुंड गुस्सा दिया जाता है। बाहर से सैनिक इस खौफनाक नजारे को देखकर मजे लेते हैं और सट्टा लगाते हैं। जरा सोचिए ये किस लेवल का पागलपन है। इधर इस सैन्य दल का कैप्टन सीओ जब ट्रक के अंदर करोड़ों अमेरिकन डॉलर्स देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उसे ट्रक के अंदर से जोंग सोक का सैटेलाइट फोन भी मिल जाता है। अब उस फोन से कॉल करने पर हांगकांग के गैंगस्टर्स बताते हैं कि जो भी यह पैसा लेकर पोर्ट तक पहुंचेगा उसे आधा पैसा देकर हांगकांग ले जाया जाएगा। ये सुनकर कैप्टन सीओ समझ जाता है कि इस नर्क से निकलने का यही उसका आखिरी मौका है। इसलिए वह अपने सैनिकों की परवाह किए बिना अकेले भागने का प्लान बनाने लगता है। लेकिन कैप्टन सीओ को अंदाजा भी नहीं है कि उसका यह मतलबी प्लान अंत में सबके लिए कितनी भयानक बर्बादी लेकर आएगा। दूसरी ओर जोंग सोक मिनजुंग से 4 साल पहले की उस गलती के लिए माफी मांगता है। वह मान लेता है कि उस दिन उसकी गाड़ी न रोकने की वजह से ही आज उसके परिवार को इतनी तकलीफें झेलनी पड़ रही हैं। लेकिन मिनजुंग यहाँ एक बहुत गहरी बात कहती है। वह कहती है, उस दिन तुम्हारी जगह कोई और होता तो शायद वही करता। पुरानी बातों को सोचकर अब कोई फायदा नहीं। अगर सच में पछतावा करना चाहते हो तो मेरे इन 2 बच्चों को इस नर्क से बाहर निकाल ले जाओ। ये सुनकर जोंग सोक वादा करता है कि वह उस परिवार को जरूर बचाएगा और चुलमिन को भी छुड़ा कर लाएगा। अब जोंग सोक और मिनजुंग यूनिट 631 के अड्डे की तरफ निकल पड़ते हैं। उनके 2 ही टारगेट हैं, पैसों वाला ट्रक और सैटेलाइट फोन, क्योंकि इन दोनों के बिना इस शापित देश से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन जोंग सोक के दिमाग में एक और चिंता चल रही है, चुलमिन। वह खुद को दोष दे रहा है कि सिर्फ उसकी वजह से बेचारा आज इतनी बड़ी मुसीबत में है। अड्डे के पास पहुंचकर मिनजुंग उसे सावधान करती है कि वह जगह जिंदा नर्क है जहां दया माया का कोई नामो निशान नहीं। जोंग सोक अकेले अंदर घुसता है और देखता है कि गार्ड्स पहरे पर तो हैं, लेकिन सब शराब और सट्टेबाजी में मस्त हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर वह एक अंधेरी सुरंग के रास्ते अंदर दाखिल होता है। लेकिन अंदर का नजारा देखकर उसकी रूह कांप जाती है। आम लोगों को जानवरों की तरह लोहे के पिंजरों में बंद करके रखा गया है। सबके शरीर पर अलग नंबर हैं। कोई खाने के लिए तड़िड़ी छप रहा है तो कोई दर्द से छटपटाहट में है। जोंग सोक समझ जाता है कि जो एक बार यहाँ फंस गया उसे मौत के अलावा कोई आजादी नहीं मिल सकती। विशाल हॉल में सैनिक पार्टी कर रहे हैं और इस पूरे गैंग को सार्जेंट ह्वांग नाम का एक क्रूर आदमी लीड कर रहा है। जोंग सोक भीड़ की RDH में छुपकर चुलमिन को ढूंढने लगता है। तभी अचानक उसकी नजर उस डेथ इरीना पर पड़ती है जहां ज़ॉम्बीज और कैदियों के बीच लड़ाई कराई जाती है। वहां चुलमिन एक कोने में डर के मारे दुबका बैठा है और उसका पूरा शरीर खून से लथपथ है। ठीक तभी सार्जेंट ह्वांग अनाउंस करता है, नया राउंड शुरू करो। ये सुनते ही पिंजरे का दरवाजा खोल दिया जाता है और ज़ॉम्बीज भयानक आवाजें करते हुए अंदर घुस जाते हैं। ये नजारा देखकर चुलमिन पागलों की तरह इधर उधर भागने लगता है। ये सब देखकर जोंग सोक अब खुद को काबू में नहीं रख पाता। वह अपनी बंदूक का सेफ्टी लॉक खोलकर तैयार हो जाता है। वह जानता है कि एक बार गोली चली तो सारे ज़ॉम्बीज और सैनिक उसकी तरफ लपकेंगे। लेकिन अपने जीजा को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखने से तो अच्छा है कि लड़कर मरा जाए। इसलिए एक हाथ में स्मोक ग्रेनेड दबाकर वह बस एक परफेक्ट मौके का इंतजार करता है। उसने मन ही मन कसम खा ली है कि 4 साल पहले डर कर भागा था, लेकिन आज बिना लड़े 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा।
करूंगा। उधर साफ दिख रहा है कि अगर 1 सेकंड की भी देरी हुई तो ज़ॉम्बीज चुलमिन को चीर फाड़ कर खा जाएंगे। तभी जोंग सोक अंधेरे से निकलकर ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर देता है। सैनिक यह नजारा देखकर पूरी तरह हक्के बक्के रह जाते हैं। ठीक उसी वक्त वह बीच में स्मोक ग्रेनेड फेंक देता है और पलक झपकते ही पूरा एरिना धुएं से भर जाता है। धुएं की वजह से ज़ॉम्बीज और सैनिकों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अब जोंग सोक उसे खींच कर उठाता है और कहता है हमें यहाँ से निकलना ही होगा। एक तरफ वह ज़ॉम्बीज को खत्म कर रहा था तो दूसरी तरफ सैनिकों पर कवर फायर दे रहा था। ठीक इसी समय अड्डे के बाहर से हॉर्न बजाते हुए मीन जुंग गाड़ी लेकर एंट्री मारती है। गाड़ी की लाइट और आवाज सुनकर ज़ॉम्बीज उधर भागने लगते हैं। इस शोर शराबे और अफरा तफरी का फायदा उठाकर जोंग सोक और चुलमिन पैसों वाले ट्रक की तरफ दौड़ते हैं। क्या आपको लगता है कि वे अब सुरक्षित बाहर निकल जाएंगे? अगर यह वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो एक लाइक जरूर कर दें। खैर, सार्जेंट हुआंग भी हार मानने वालों में से नहीं था। वह अपनी टीम के साथ चारों तरफ से गोलियां बरसाने लगता है। जोंग सोक और चुलमिन एक तरफ ज़ॉम्बीज और दूसरी तरफ सैनिकों के बीच फंस जाते हैं। फिर भी जोंग सोक गजब की बहादुरी दिखाते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वे ट्रक के बिल्कुल करीब पहुंचते हैं, सार्जेंट हुआंग छिपकर सीधे चुलमिन को निशाना बनाकर गोली चला देता है। वह बुलेट सीधे चुलमिन के सीने में जा लगती है। जोंग सोक की आंखों के सामने ही उसके जीजा जमीन पर गिर जाते हैं और वहीं अपनी आखिरी सांस लेते हैं। ये देखकर जोंग सोक चीख कर रो पड़ता है, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता था। गुस्से में पागल होकर वह आसपास के सैनिकों को गोलियों से भून देता है। मीन जुंग ट्रक का कंट्रोल संभालते हुए चिल्लाती है कि हमें अभी निकलना होगा। जोंग सोक भारी मन और बदले की आग लिए ट्रक में सवार हो जाता है। इसके बाद वे तूफान की रफ्तार से अड्डे का मेन गेट तोड़कर बाहर निकल जाते हैं, लेकिन सार्जेंट हुआंग इतनी आसानी से पीछा छोड़ने वाला नहीं था। और अब यहाँ से जो शुरू होने वाला है वह इस पूरी फिल्म का सबसे रोमांचक हिस्सा है। सार्जेंट हुआंग अपनी पूरी सेना और हथियारों से लैस गाड़ियों के साथ ट्रक के पीछे लग जाता है। रात के घने अंधेरे में हेडलाइट्स की तेज रोशनी और इंजनों के शोर से वह खामोश शहर अचानक जाग उठता है। सार्जेंट हुआंग चालाक है। उसे पता है कि ज़ॉम्बीज रोशनी की तरफ भागते हैं, इसलिए वह ट्रक के ऊपर फ्लेयर गन से रोशनी के गोले दागना शुरू कर देता है। उस रोशनी को देखकर सड़क के चारों तरफ से हजारों ज़ॉम्बीज आकर ट्रक के ऊपर झपटने लगते हैं। जोंग सोक एक हाथ से स्टीयरिंग संभाल रहा है और दूसरे हाथ से खिड़की के बाहर गोलियां चला रहा है। दूसरी ओर मीन जुंग अपनी जान दांव पर लगाकर जोंग सोक की मदद कर रही है। पीछे वाली गाड़ी में जूनी भी हार मानने को तैयार नहीं है। वह अपनी शानदार ड्राइविंग स्किल से सैनिकों की गाड़ियों को टक्कर मारकर रास्ते से हटाने की कोशिश कर रही है और नन्ही यूजिन तो फिर से अपनी वही रिमोट कंट्रोल वाली खिलौना गाड़ी का इस्तेमाल करके ज़ॉम्बीज को इधर उधर नचा रही है। मतलब ये सब के सब जैसे इस काम के एक्सपर्ट बन चुके हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये छोटे बच्चे इतने स्मार्ट होंगे, लेकिन हुआंग अब एक बड़ी सर्च लाइट सीधे ट्रक पर टिका देता है। इस तेज रोशनी की वजह से ज़ॉम्बीज का झुंड फिर से उनकी तरफ दौड़ने लगता है। तब जोंग सोक को समझ आता है कि इस तरह वे ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। ठीक तभी उसे उस कांच वाली बड़ी बिल्डिंग की याद आती। वह चिल्लाकर मीन जुंग से कहता है कि गाड़ी को उस बिल्डिंग के पास से ले चलो। जैसे ही सैनिकों की गाड़ियां उनके बिल्कुल करीब पहुंचती हैं, जोंग सोक मीन जुंग को दाईं तरफ मुद्दने को कहता है, क्योंकि सामने वही विशाल कांच की बिल्डिंग है। जोंग सोक अपनी बंदूक कांच की दीवार पर तान देता है और गोलियां चलाता है। गोली लगते ही कांच चकनाचूर हो जाता है और अंदर से हजारों ज़ॉम्बीज समुद्र की लहरों की तरह सड़क पर आ गिरते हैं। पीछे आ रही सैनिकों की गाड़ियां इस ज़ॉम्बी सुनामी के नीचे ताश के पत्तों की तरह कुचल जाती हैं। सार्जेंट हुआंग कुछ समझ पाता उससे पहले ही सैकड़ों ज़ॉम्बीज उसकी गाड़ी पर झपट पड़ते हैं और यहीं ज़ॉम्बीज के चंगुल में फंसकर उसका वह दर्दनाक अंत होता है जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आखिरकार जोंग सोक और बाकी लोग इस मौत के जाल से निकलकर सीधे पोर्ट की तरफ भागते हैं। दूर समंदर के किनारे वह जहाज दिखाई दे रहा है जिसका उन्हें इंतजार था। जूनी और यूजिन खुशी से फूले नहीं समा रहे। जोंग सोक को भी लगता है कि शायद अब वे वाकई एक नई और खूबसूरत जिंदगी जी पाएंगे, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। तभी अंधेरे को चीरते हुए कैप्टन सीओ की गाड़ी तूफान की रफ्तार से आती है और जूनी की गाड़ी को जोरदार टक्कर मारती है। इसके बाद कैप्टन सीओ बंदूक हाथ में लिए नीचे उतरता है और जूनी को बंधक बना लेता है। वह धमकी देता है, सारे हथियार डाल दो वरना लड़की को मार दूंगा। जोंग सोक और बाकी लोग हथियार डालने पर मजबूर हो जाते हैं। कैप्टन सीओ ट्रक और सैटेलाइट फोन दोनों को अपने कब्जे में लेकर अकेले जहाज की तरफ निकल पड़ता है। खैर, जहाज पर पहुंचकर कैप्टन सीओ गैंगस्टर्स से मिलता है। उसने सोचा था कि वह हांगकांग जाकर ऐशो आराम की जिंदगी बिताएगा, लेकिन गैंगस्टर्स पैसे मिलते ही गद्दारी शुरू कर देते हैं और उसे गोली मार देते हैं। मगर कैप्टन सीओ मरने से पहले भी एक आखिरी शैतानी चाल चल देता है। वह ट्रक को रिवर्स गियर में डालकर जहाज के मेन गेट पर फंसा देता है, जिससे जहाज का दरवाजा बंद होना नामुमकिन हो जाता है। इसका नतीजा यह होता है कि बंदरगाह के सारे ज़ॉम्बीज अब जहाज के अंदर घुसने लगते हैं। मतलब पल भर में पूरा जहाज एक नए नर्क में बदल जाता है। जोंग सोक और उसके साथी दूर खड़े होकर यह तबाही देखते रह जाते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि
जिंदा बचने की जो आखिरी उम्मीद थी वह भी उनकी आंखों के सामने खत्म हो गई। अब उनके पास न कोई जहाज बचा है और न ही वह ट्रक, और पैसे तो बहुत पहले ही हाथ से निकल चुके हैं। चारों तरफ बस ज़ॉम्बीज़ हैं और घना अंधेरा। इधर दादाजी गोली लगने के बाद मौत से जंग लड़ रहे हैं। जूनी और यूजिन बुरी तरह रो रही हैं, लेकिन अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में भी दादाजी उस टूटे हुए रेडियो से किसी से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। सबको लग रहा है कि दादाजी दर्द की वजह से पागलपन कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। ठीक उसी वक्त घने अंधेरे को चीरती हुई एक तेज रोशनी उनके सामने पड़ती है। जी हाँ, दादाजी की बात सच थी। वह अमेरिकन मेजर जेन, जिसकी बातों को सब पागल का प्रलाप समझते थे, असल में एक विशाल हेलीकॉप्टर लेकर उन्हें बचाने पहुंच जाती है। लेकिन हेलीकॉप्टर की आवाज और रोशनी देखते ही बंदरगाह के सैकड़ों ज़ॉम्बी पागलों की तरह उनकी ओर दौड़ने लगते हैं। जोंग सोक और मीन जुंग बच्चों को लेकर दौड़ते हैं, लेकिन मीन जुंग के पैर में पहले से चोट है, जिसकी वजह से वह तेज नहीं भाग पाती। उसे एहसास होता है कि अगर वह इस हालत में हेलीकॉप्टर की तरफ गई तो ज़ॉम्बीज़ किसी को नहीं छोड़ेंगे। यही मीन जुंग एक खौफनाक फैसला लेती है। अपनी जान की परवाह न करते हुए वह जोंग सोक से कहती है, बच्चों को लेकर अभी हेलीकॉप्टर पर चढ़ो। वह खुद दौड़कर एक लावारिस ट्रक में घुस जाती है और पागलों की तरह उसका हॉर्न और हेडलाइट्स जलाने लगती है। बस फिर क्या था, बंदरगाह के सारे ज़ॉम्बीज़ हेलीकॉप्टर को छोड़कर मीन जुंग के ट्रक की तरफ टूट पड़ते हैं। हेलीकॉप्टर के अंदर से जूनी और यूजिन अपनी माँ का यह बलिदान देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। उधर सैनिक चिल्ला रहे हैं कि हमें अभी निकलना होगा, समय नहीं है। लेकिन जोंग सॉक को याद आता है कि 4 साल पहले भी उसने इसी तरह एक माँ और बच्चों को मौत के मुंह में छोड़ा था। वह आज वही गलती दोबारा नहीं करना चाहता। जोंग सोक अचानक हेलीकॉप्टर से नीचे कूद पड़ता है। जमीन पर पैर रखते ही वह ज़ॉम्बीज़ के सिरों को निशाना बनाकर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देता है। चारों तरफ से टिड्डियों की तरह ज़ॉम्बीज़ आ रहे हैं, लेकिन जोंग सोक मौत की परवाह किए बिना भीड़ को चीरते हुए ट्रक की ओर बढ़ता है। ट्रक के अंदर मीन जुंग की हालत खराब है। सैकड़ों ज़ॉम्बीज़ कांच तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। उसे लगता है कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। वह सोचती है कि अगर वह खुद को खत्म कर ले तो ज़ॉम्बीज़ का ध्यान उस पर रहेगा और बच्चे सुरक्षित निकल जाएंगे। वह अपनी बंदूक अपनी ठुड्डी पर टिका लेती है। ठीक उसी पल जोंग सोक की आवाज गूंजती है, आपके बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। यह सुनते ही मीन जुंग में फिर से जीने की उम्मीद जागती है। वह खुदकुशी का इरादा बदल देती है और ट्रक से बाहर कूद पड़ती है। जोंग सोक अपनी जेब से स्मोक बम निकालकर चारों तरफ फेंक देता है, जिससे पूरा इलाका धुएं के गुब्बार में छिप जाता है। ज़ॉम्बीज़ को कुछ दिखाई नहीं देता और वे आपस में ही टकराने लगते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर जोंग सोक एक हाथ से मीन जुंग को थामता है और दूसरे हाथ से गोलियां चलाते हुए हेलीकॉप्टर की तरफ दौड़ता है। हेलीकॉप्टर तब तक जमीन से थोड़ा ऊपर उठ चुका था। जोंग सोक अपनी पूरी ताकत लगाकर मीन जुंग को दरवाजे की तरफ ऊपर उठाता है और सैनिक उसे अंदर खींच लेते हैं। फिर जोंग सोक खुद भी एक छलांग लगाकर अंदर पहुंच जाता है। नीचे ज़ॉम्बीज़ उछल उछल कर पहिए पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक हेलीकॉप्टर ऊंचाई पर पहुंच चुका था। एक भयानक नर्क को पीछे छोड़कर हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ रहा है। खिड़की से वे देखते हैं कि तबाह हो चुका इंचियोन शहर धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। हेलीकॉप्टर के अंदर मेजर जोंग सोक से कहती है, तुम्हारे वे दादाजी बहुत ही गजब के इंसान थे। वे रोज रेडियो पर मैसेज भेजते थे और हमें लगता था कि कोई मजाक कर रहा है। हमें अंदाजा भी नहीं था कि वही इंसान आज आप सबकी जान बचा लेगा। आखिरकार हेलीकॉप्टर संयुक्त राष्ट्र के एक विशाल जहाज पर लैंड करता है। जूनी और यूजिन जब जहाज से नीला समंदर और खुला आसमान देखती हैं, तो उनकी खुशी देखने लायक थी। 4 साल तक मलबे और ज़ॉम्बीज़ के बीच बड़े हुए वे बच्चे आज पहली बार आजाद हवा में सांस ले रहे हैं और यहीं यह कहानी खत्म हो जाती है।